भाई कैसे हो आप सभी लोग। तो क्लास 12 के सभी बच्चों की डिमांड करें, बहुत सारी कमेंट्स में लाइव क्लास चल रही थी आपकी, मैथ्स की लाइव क्लास चल रही है, उनमें बच्चे कहते हैं भैया फिजिक्स के लिए कुछ कीजिए। तो फिजिक्स के लिए मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद एक बहुत ही जबरदस्त सेशन सा लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, एक सीरीज लेकर के आया हूँ जिसका नाम रखा हुआ है डेरिवेशन वाली क्लास। इस क्लास के अंदर मैं आपको हर चैप्टर की यानी फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर की वो डेरिवेशंस और वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। उनको अगर आप लोग देख लेते तो आपका समझ लीजिए फिजिक्स का खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, थ्योरी में डेफिनेशन सभी रट लेते हैं, डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो सभी ठोकर के आएंगे, लेकिन डेरिवेशन सबको परेशान करती है कि ये डेरिवेशन मुझ पे नहीं होती, ये डेरिवेशन मुझ पे नहीं होती। तो हमने शुरू किया है डेरिवेशन न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज डेरिवेशन। तो ये इंपोर्टेंट क्लास है जो आपको देखनी ही है और प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक चैप्टर की अगर डेरिवेशन को हम करेंगे तो लगभग 5-7 डेरिवेशन तो निकलेंगे। तो वीडियो लेक्चर जो है अपना लंबा चलेगा, तो आराम से पेशेंस होकर के कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और आराम से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा मैं कि आपको इतनी बेहतर लैंग्वेज दे सकूं, इतनी बेहतर तरीके से समझा सकूं कि आपको शायद ही कोई समझाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन वन पोजीशन यानी एक्सियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सर, वो चीज समझा दी थी थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों अलग अलग चार्जेस होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों इक्वल होते हैं और एकदम बहुत ही ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि दो, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया, ऊपर की तरफ बनाएंगे अपने फिगर को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है एक डायपोल की वजह से भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक डायपोल बना लिया हमने, एक माइनस का क्यूब है और एक प्लस का क्यूब है। डायपोल में क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव और दोनों चार्ज एक दूसरे के एकदम बराबर होते हैं। तो Q1 Q2 नहीं मानेंगे, एक माइनस और एक प्लस क्यूब। ठीक है, दोनों के बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं O, एक पॉइंट मान लेते हैं हम O। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर L होता है, ये भी L होता है, कहीं कहीं पर D लिखा होगा बुक के अंदर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इस पॉइंट से लेकर के इसके एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट होता है एकदम सामने, या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, कहीं पे भी ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कि इधर ही क्यों लिया है। ठीक है, पी मान लेते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट की बिंदु ओ से डिस्टेंस मान लेते हैं आर। कितनी मान ली हमने, आर मान ली है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अंदर की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ होती है। तो मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है, तो इसका माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इधर के इसमें कितना होगा, बाहर की तरफ, यानी E2 होगा, इधर होगा। एक E1 हो गया और एक E2 हो गया, दोनों इस तरीके से हमने रख लिए। अब हमें पॉइंट P पर निकालना है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है बिंदु P पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या था, माइनस क्यू के कारण, क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P, पॉइंट P। तो माइनस क्यू के कारण हमारे बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मानी है वो कितनी है, E1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ E बराबर K Q अपॉन में R स्क्वायर। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P तक की डिस्टेंस क्या होगी, एक तो R हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा अपना L, यहाँ तक L है, तो L और R दोनों जोड़ करके क्या हो जाएंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन जाएगी फर्स्ट। सेम एज प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण अगर हम निकालें तो प्लस क्यू के कारण कितना होगा, ये E1 है तो ये हो जाएगा E2, कितना हो जाएगा E2, K Q अपॉन ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस अब, तो हमें चाहिए प्लस क्यू के कारण, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, R है। इस R में से ये वाली L को क्या करना होगा हमको माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए नहीं, तो इसको हटाना होगा। तो R में से L को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड। हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालना, इस अप्रोक्सीमेशन का साइन है E2 माइनस E1, मतलब जो वैल्यू बड़ी है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटी वाली वैल्यू को लिखेंगे। अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसमें ये तो E2 है अपना K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 है
के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे, बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन आर, सॉरी क्यू तो कॉमन ले लिया, वन बचेगा इधर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों को होल स्क्वायर के तरीके से सॉल्व कर दीजिए। तो डेल्टा ई बराबर निकल करके आता है के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस, सॉरी आर माइनस, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि देखो एक ब्रैकेट में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा, एक ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर माइनस एल और आर प्लस एल की टोटल होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा के क्यूब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आर एल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई साथ में करूँ तो यहाँ पर माइनस का एल स्क्वायर प्लस के 2 आर एल, क्योंकि माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2 आर एल और 2 आर एल कितना हो जाएगा, 2 आर एल और 2 आर एल हो जाएगा अपना 4 आर एल अपॉन में ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो एल होता है, यानी दोनों डायपोल, यानी जो डायपोल है उन डायपोलों के बीच का डिस्टेंस जो एल होता है, वो एल बहुत ज़्यादा छोटा होता है मुकाबले किसके, आर के, यानी एल का मान जो है आर के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो मैं लिखूंगा एल इज मच लेस देन टू आर। तो एल को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पर, लेकिन छोड़ेंगे कहाँ पर, केवल नीचे वाली वैल्यू में, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो छोटी सी वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बदल जाती है। यहाँ हो जाएगा आर की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो इसमें मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई बराबर के, एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर 4 को मैं से लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2 क्यूब एल अपॉन आर की पावर 3। अब ये 2 क्यू एल जो लिखा हुआ है, 2 क्यू एल जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर में Q इंटू में 2L, Q इंटू में 2L, या फिर 2 क्यू एल बोल सकते हो। ये वैल्यू क्या हो गई, P के बराबर हो गई। तो फॉर्मूला अपना निकल करके आता है डेल्टा ई बराबर में K 2P अपॉन में आर क्यू। ये होता है अपना अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। डेल्टा यहाँ पर एक बार साफ लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, के 2P अपॉन में आर क्यूब, ये होता है न्यूटन प्रति कूलम। चाहो तो आप के की वैल्यू को पुट कर दो, तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन बाय एन इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये होती है अपनी पहली डेरिवेशन खत्म, पहले चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन, एकदम जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे देखो, अगर आप देखना चाहो तो 2014, 2017, 19, 20, 21, 23 और 24, और ये मत सोचना कि ये केवल यूपी बोर्ड के लिए है, ठीक है। यूपी बोर्ड के इसको रिलेटेड नहीं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों का एक साथ में पैटर्न लेकर चल रहा हूँ मैं। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या इतना ही पॉसिबल है, नहीं है, पहले थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। लेट अ डायपोल, एक डायपोल लिया हमने, एक डायपोल माना कि एक डायपोल यानी एक विद्युत द्विध्रुव जिसके अक्षीय बिंदु पर एक बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, कुछ इस तरीके से थोड़ी रिटन लैंग्वेज में लिखनी होगी आपको, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या होगा अपना, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके सीबीएसई 2026 के एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ पर लिखा नहीं है, क्या लिख दीजिए, 2026 के एग्जाम में भी पूछी गई है और यूपी बोर्ड में भी, यानी 2015, 18, 19, 21, 24, 26, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके 27 के एग्जाम में भी आए, और कुछ इस तरीके का इसका चित्र होता है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, कि इसका जो आंसर है वो किस हिसाब से निकल करके आएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं जरा। देखिए, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ एक चित्र बना लेता हूँ इसका। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक डायपोल है, जो कि एक माइनस पे है और एक प्लस का क्यूब है, ठीक है। यहाँ हमने मान लिया एक पॉइंट कितना है, P है, जहाँ पर हमको इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मान लीजिए पॉइंट O है, ये डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस L हो गई, और यहाँ पर जो हमने है डिस्टेंस कितनी मान ली है, R मान ली है, ठीक है। L और ऊपर की डिस्टेंस कितनी मान ली, R मान ली है। अब माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी, यानी E1, और प्लस क्यू के कारण कहाँ होगी, बाहर की तरफ, यानी कि E2, ठीक है। ऊपर की तरफ E2 होगी, नीचे की तरफ E1 होगी, क्योंकि प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, माइनस है तो अंदर की तरफ होगा। मान लीजिए इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही बन रहा होगा,
दोनों के बीच में इस तरीके से। अगर हम ऐसे इसका कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एल है ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या निकलेगा, ये आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। सेम एज ये भी कितना निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कुछ इस तरीके से चित्र बन करके रेडी हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 यूं जा रही है और माइनस क्यू की वजह से नीचे की तरफ आ रही है। तो इन दोनों का जब हम कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो एक तो होगा साइन थीटा जो कि होगा ऊपर की तरफ, एक होगा कॉस थीटा जो होगा इधर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो दोनों में अगर मैं बात करूं तो एक होगा E1 sin थीटा ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से, और E1 cos थीटा इधर और E2 cos थीटा इधर। यानी दोनों का अगर मैं डिवीजन अलग अलग करता हूं तो E1 cos थीटा आएगा और E2 cos थीटा आ जाएगा, और इसका E1 sin थीटा ऊपर और E2 sin थीटा नीचे, कुछ इस तरीके से होंगे ये। ठीक है, यानी E1 sin थीटा ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब हुआ क्या, ये जो दोनों वैल्यू है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की जो वर्किंग प्रोसेस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब बचा क्या, क्या हुआ, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा क्या, E1 cos थीटा बचा है, E2 cos थीटा बचा है। एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा। तो एक बार और समझा लेता हूँ इधर की तरफ, समझिए कुछ इस तरीके की प्रोसीजर है। E2 मान लीजिए ऊपर की तरफ है और E1 मान लेते हैं नीचे की तरफ है। तो इसका जब कंपोनेंट डिवीजन करते हैं जैसे E2 का, तो E2 cos थीटा इधर की तरफ, E2 sin थीटा इधर की तरफ। सेम है अगर E1 का करेंगे तो इधर E1 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो E1 और E2 की वैल्यू तो आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्टेंस पर और चार्ज पर। तो चार्ज दोनों में बराबर है और डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों में बराबर है। इसका मतलब E1 और E2 की वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर है। जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे वर्क कर रहे हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। E1 sin थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नेट यही होगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। तो क्या होगी, जैसे हमने माइनस E1 E2 मानिए कि E1 मानिए, तो क्या होता है फॉर्मूला K क्यू अपॉन में डिस्टेंस और स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। सेम एज प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण यानी ड्यू टू प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के कारण निकालोगे तो E2 निकलेगा। E2 कितना होगा, के क्यू अपॉन में यही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह हमें पता चलता है कि E1 और E2 की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ऑन पॉइंट P यानी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी E बराबर में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगली बार से मैं नया पेज लेकर सॉल्व करूंगा क्योंकि इतने जगह में हो नहीं पाता है। ठीक है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो E1 E2 की वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो दोनों ये जुड़ जाएंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा प्लस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब करना क्या है, एल का मान बहुत ज़्यादा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले फिलहाल एक काम करते हैं, cos थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये cos थीटा की वैल्यू निकालोगे इस फिगर में से, तो ये हो गया r और ये हो गया l। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन
बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। तो थीटा के सामने एक भुजा है तो लंब हो जाएगी यानी परपेंडिकुलर, तो आधार कितना हो जाएगा अपना एल, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो जगह की शॉर्टेज बहुत है यार, ये कितना हो जाएगा बेस एल अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू तो पुट कर दूं मैं, कॉस थीटा की जगह पर अगर मैं पुट करूं इसको, ये हो जाएगा एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि किसका अंडर रूट का। अब हम क्या करेंगे, एल की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है तो नीचे वाले हिस्से में से एल को छोड़ देंगे, एल इज मच लेस देन टू आर, ये हो जाएगा ई बराबर में 2k क्यूब इंटू में एल अपॉन में आर स्क्वायर, एल हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर ही बचेगा आपका आर स्क्वायर। सिंपल है क्योंकि दोनों में से एल हट गया, यहाँ से आर स्क्वायर जैसे ही बाहर निकलेगा 2k क्यूब इंटू में एल, ये हो जाएगा आर की पावर 3, कितना हो जाएगा आर की पावर 3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, के को अलग कर देना है, जैसे ही मैं के को अलग करूँगा तो हमारे पास बचता है 2ql अपॉन में आर क्यूब, और ये 2ql क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी पी की वैल्यू। 2ql कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी विद्युत विद्रोह आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के पी अपॉन में आर क्यूब, के पी अपॉन में क्या हो जाएगी आर क्यूब। अब चाहो तो के की वैल्यू रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब। ये होता है अपना इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होती है कि ई बराबर में के पी अपॉन में आर। इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो क्या निकलती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करें यानी कि ई बराबर, अब एक्सियल पॉइंट पर जो निकाली थी, एक्सियल यानी अच्छी स्थिति पर, तो क्या थी के इंटू में 2p अपॉन में आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो क्या थी के पी अपॉन में आर क्यूब। अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं ई ए अपॉन में ई क्यूब, तो ये हो जाएगा के 2p अपॉन में आर क्यूब और के पी अपॉन में आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, ऊपर क्या बचा है केवल ए, क्या बचा है 2 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो रिलेशन कुछ इस तरीके से निकलता आता है कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल पॉइंट की। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिलेशन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के 2 टाइम्स होती है। ठीक है, ये इसको याद रखना। चलिए, तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है अपना वो क्या है, तो सर नेक्स्ट डेरिवेशन इज दैट नेक्स्ट डेरिवेशन है, एक समान भार विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत विद्रोह पर बल युग्म का आघूर्ण, यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क किस तरीके से काम करता है, और प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने कोई भी टॉर्क रखा, वो डायपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो जैसे जैसे मान लीजिए ये जो लाइन्स है इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये लाइन्स बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जैसे ही मैं एक टॉर्क इस तरीके से डायपोल रख देता हूँ, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये जैसे मान लीजिए ऊपर का सब प्लस का है, तो इस पर फोर्स लगा रही है इधर सामने की तरफ, ऐसे इस तरीके से इधर की तरफ घुमाने का प्रयत्न कर रही है, और नीचे वाली जो फोर्स लाइन है ऊपर की तरफ कर रही है, यानी ऊपर की जो ये वाला हिस्सा है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ इस तरीके से, और इस पर इस तरीके से, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इस पर कुछ ऐसे बल लगा रही है, ऐसे फोर्स लगा रही है कि ये इसको इस तरीके से अपनी तरह सीधा घुमाने का प्रयास कर रही है। देखो ये आपको पोजीशन दिख रही है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो इसको क्या कर रही है, ऐसे सीधा घुमाने का कोशिश कर रही है, ऐसे सीधा घुमाने का कोशिश कर रही है। तो हमें बताना है कि इसका जो सीधा घूमता है, एक एक्सिस पर ये घूमेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से फोर्स लगेगा, एक ही एक्सिस पर लग रहा है, तो इस पर टॉर्क कितना लगा है, यानी बल आघूर्ण कितना कार्य कर रहा है वो बताना है। तो यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है वो होगा F बराबर माइनस की QE, और यहाँ पर जो फोर्स है वो F बराबर हो गया QE। ठीक है, F बराबर QE और यहाँ पर F बराबर माइनस के QE, क्योंकि फॉर्मूला होता है फोर्स का Q इंटू में E होता है। ठीक है, अब दोनों फोर्स इक्वल में एक दूसरे के बराबर है, ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से, जैसे मान के चलिए मैं आपसे एक बोतल खोलने कहूँ, तो आप कैसे करोगे उसको, नीचे से इस तरीके से और इस तरीके से पकड़ोगे, इस तरीके से फोर्स लगाओगे, यानी एक साइड से इधर की तरफ, एक साइड से इधर की तरफ, तो दोनों में बल कैसा होना चाहिए, बराबर। अगर कोई भी बल, अगर नीचे वाला बल ज्यादा मजबूत है, ऊपर वाला कमजोर है, तो भी नहीं हो पाएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं टॉर्क। तो ऐसे ही एक साइड में इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक साइड में इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि ये जो हिस्सा है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कितना निकलेगा, ऐसे मान लीजिए थीटा है,
तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत ध्रुव है। दोनों डिस्टेंस कितनी होगी, 2l ही तो होगी, कितनी होगी 2l। तो मुझे ये चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण होता है हिंदी माध्यम वालों के लिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी ये वाली डिस्टेंस हो गई, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। परपेंडिकुलर हो गई अपनी ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2l। तो जो ए बी की डिस्टेंस जो निकल करके आएगी वो क्या होगी, 2l का मल्टीप्लाई कर देंगे 2l साइन थीटा। कितनी निकल करके आएगी 2l साइन थीटा, यानी जो लंबवत दूरी है वो हो जाएगी अपनी 2l साइन थीटा। लंबवत दूरी कितनी हो गई 2l साइन थीटा हो गई हमारे पास में। ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है, ओनली और ओनली टॉर्क निकालना है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क टाउ बराबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स यानी बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी यानी कि टॉर्क बराबर हम कह सकते हैं फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स क्या है, अब ये वाला फोर्स ले लो चाहे ये वाला फोर्स ले लो, दोनों फोर्स आपस में बराबर ही है। तो कितना हो गया Q इनटू में E हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई है 2l sin थीटा आई है, 2l sin थीटा आई है। टाउ बराबर में हो जाएगा QE। तो E को मैं आगे की तरफ लिख लेता हूँ, Q इनटू में 2l पीछे की तरफ लिख देते हैं, Q इंटू में 2l इंटू में हो जाएगा साइन थीटा। अब Q इंटू में TL क्या होता है, तो अभी दो डेरिवेशन में हमने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया कि Q इंटू में 2l होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू में 2l क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो टाउ बराबर E और ये क्या हो गया P इंटू में साइन थीटा, इंटू में क्या होगा साइन थीटा। आगे पीछे कर दिए, हालांकि E पीछे होना चाहिए था और P आगे होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, PE साइन थीटा क्या होता है, PE साइन थीटा। इसी को हम बोल देते हैं टॉर्क। टाउ बराबर में PE साइन थीटा, टाउ बराबर में PE साइन थीटा। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना हो तो टाउ वेक्टर बराबर लिख लेते हैं हम P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर। क्यों क्रॉस क्यों आया है, क्योंकि साइन थीटा है। क्रॉस क्यों आया है, क्योंकि साइन थीटा है, PE साइन थीटा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करोगे, थीटा बराबर कितना पुट करोगे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि जो हमारा क्या है ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। पहले ये ऐसे है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है ऐसे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया, यानी एंगल कितने का बन रहा है 90 का बन रहा है। अगर एंगल 90 का बन रहा है तो क्या बनेगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE, क्योंकि साइन डब्बे की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम, क्या बोलते हैं इसको मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पर लगेगा। और जीरो अगर इस तरीके से रखा हो बिल्कुल, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में अगर मैंने इसको रख दिया है, ठीक है, क्योंकि फोर्स इस तरीके से बाहर की तरफ और ये पीछे की तरफ भीतर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टाउ मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर टाउ को उल्टा करके रख दें, यानी सॉरी द्विध्रुव को यानी अपने डायपोल को उल्टा करके रख दें, प्लस वाले हिस्से को इधर और माइनस वाले हिस्से को इधर, तो फिर डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, पर तो बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, तो उस तरीके से घूम करके आगे की तरफ लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम बात समझ में आई। ये होता है अपना टॉर्क का फॉर्मूला। इस तरीके से इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये होता है अपना थर्ड डेरिवेशन कंप्लीट। अगला क्या है, गॉस की परिमेय का सत्यापन या निगमन करना है। गॉस की परिमेय का हमको प्रूव करना है, गॉस की परिमेय क्या होती है। चलिए भाई, इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कोई बच्चा बताएगा मुझे कि गॉस की परिमेय क्या होती है, कोई भी बच्चा बता दे, क्योंकि चैप्टर पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, वो चीजें करवा रहा हूँ आप लोगों को जिनसे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, इसकी डेरिवेशन, कि भैया डेरिवेशन को क्लियर हो जाएंगे तो चैप्टर तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा, एक सिंगल बच्चा भी अगर ऐसे इस तरीके से परेशानी के साथ पहले चैप्टर पढ़ा दीजिए, चैप्टर भी बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो अगर इस तरीके की कमेंट अगर किसी ने भी की मुझे, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। चिंता बिल्कुल मत करना, एक वन शॉट क्लासेस लेकर के आऊंगा जिसमें मैं चैप्टर को भी क्लियर कराऊंगा। ये मैंने सोचा है कि आप लोगों को डेरिवेशन यानी बच्चों को जितनी भी मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं हम, तो वहां पर बच्चे क्या, जैसे कूलाम का नियम याद हो गया, ठीक है, गॉस की परिमेय सर याद है, डेरिवेशन कैसे करना है वो भूल गए, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करनी है उसकी डेरिवेशन कैसे करनी है वो भूल गए, ठीक है, और भी कुछ जैसे कि विद्युत अच्छी स्थिति में डेरिवेशन को कैसे करना होता है
इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे करना होता है, टॉर्क कैसे निकालना होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या डेरिवेशंस है। तो इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर किसी से पूछो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है तो भी बता देगा, लेकिन उसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं उसको नहीं पता। तो इसलिए मुझे लगा कि डेरिवेशन वाली क्लास रखते हैं, एक सीरीज चालू करता हूँ डेरिवेशन वाली, जिसमें क्या है एक से लेकर के जितने भी चैप्टर हमारे 12-13 सभी की डेरिवेशन करेंगे हम पूरे एंड तक, और पूरा एक बंडल तैयार हो जाएगा डेरिवेशन वाला। बच्चा बस उसी पूरी 12-13 क्लासेस को अच्छी तरीके से रट्टा मार के अच्छी तरीके से चला जाए, एक सिंगल डेरिवेशन आपसे पेपर में नहीं बचेगी, और 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से पेपर करके आओगे। तो भैया गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है, ठीक है, किसी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उस सरफेस में कंटेन किए गए चार्ज के 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। गॉस की थ्योरम यही तो बोलती है, गॉस की थ्योरम बोलती है ऐसे बोलती है गॉस की थ्योरम, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, एक स्थिर वैद्युतिकी में किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज यानी उपस्थित आवेश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, उस चार्ज उस सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है। तो अब इसका डेरिवेशन कैसे करोगे सर? बहुत सिंपल और बहुत ही आसान शब्दों में अगर इसका डेरिवेशन करवा दूं तो बताओ तालियां बजाओगे कि नहीं बजाओगे? तालियां बजाओगे कि नहीं बजाओगे? खेल दिखाया जा रहा है, खेल दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि सब लोग कुछ और तरीके से कर रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से अगर इसको कर दें तो मजा ही आ जाएगा, पर तो ताली बजेगी। अगर डेरिवेशन बहुत आसानदार तरीके से अभी तक समझ में आ रही है, एकदम कॉन्सेप्ट सभी कुछ क्लियर चल रहा है, तो भैया एक लाइक ठोक करके जरूर जाना और कमेंट करके जाना कि भैया किस तरीके की क्लास चल रही है, ठीक है। ये अगर काम नहीं किया तो समझ लो तुमने गद्दारी कर दी। मान लेते हैं गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि एक स्फीयर सरफेस है ये, ठीक है। कैसा सरफेस है? स्फीयर है। मैंने कोई ऊपर थापर सरफेस नहीं माना है, ओनली स्फीयर वाला इस्तेमाल लिया है। इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी? r। ये पॉइंट है O जिस पर चार्ज है प्लस का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, एक पॉइंट P मान लेते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। पूरा जो सरफेस मैंने माना है वो स्फेरिकल माना है, यानी गोलीय माना है। अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ तुमसे एक पॉइंट P है, तो इस जगह का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये हो गया dA, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना निकल रहा है? मान लीजिए E वेक्टर है, ये D वेक्टर है और ये E वेक्टर है। इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ ही तो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ही जाएंगी, तो ये E वेक्टर हो गया। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर है वो dA हो गया, ठीक है। अब dA और E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी है? बाहर की तरफ ही तो है, क्योंकि इस तरीके से सरफेस में dA वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, E वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम कह सकते हैं कि वी नो दैट, तब हम क्या कह सकते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस हो, अगर उससे फ्लक्स निकल रहा है, अगर उससे सर फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं लिखूंगा इस जगह पर वी नो दैट बिंदु P से गुजरने वाला कुल बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, जब dA है और E है तो बिंदु P से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? बिंदु P से निकलने वाला फ्लक्स तो बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स यानी फ्लक्स अक्रॉस फ्रॉम द पॉइंट P, तो कितना होगा? d5 बराबर लेंगे क्योंकि हमने जो एरिया लिया है वो एरिया वेक्टर लिया है, dA लिया है। तो क्या होता है? E इंटू में dA cos थीटा, चूंकि अब यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू मैंने बता दी आप लोगों को 0 होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो d5 इज इक्वल्स टू में होगा E इंटू में dA cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम निकालें टोटल सरफेस से, पहले हमने छोटा सा एरिया लिया था dA और उससे निकाला तो ये निकल कर आया है। अब मैंने कहूँगा टोटल सरफेस से, तो फ्लक्स अक्रॉस होल सरफेस ऐसा लिख दूँ, ठीक है, यानी कि पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स
क्या होगा, डी की जगह पर आ जाएगा अपना 5, क्योंकि इधर डी की जगह पर क्या हो जाएगा 5 होगा। टोटल से निकालते हैं तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इधर की साइड में लिखूंगा ई इंटू में डी ए, यानी टोटल की बात आ जाए और हम इधर की साइड से अगर डी हटा रहे हैं तो इधर की साइड में बताओ, इधर की साइड से अगर डी घटाऊं तो इधर की साइड में मुझे समाकलन का चिन्ह इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि टोटल के बारे में बात होती है। जब आप क्या करोगे सर, 5 बराबर ई तो बाहर आ जाएगा और डी ए क्या है अपना इंटीग्रेशन होगा। अब डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल एरिया, तो टोटल किसका एरिया चाहिए, स्फीयर का, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज है यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करेंगे तो सर बिंदु यानी जो चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख दो कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू जिसके कारण आर डिस्टेंस पर एक बिंदु है पी, तो इसकी इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू चार्ज है। यहाँ पर मैं पुट करूँ चूंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर दें इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 5 बराबर हमारे पास बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है आपका, यही होता है आपका क्या गॉस का थ्योरम। गॉस का थ्योरम होता है 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये लिख रहा है आपका फॉर्मूला, यही हमको प्रूफ कर करके लेकर आनी है। 2013, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 और 2026 के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये और कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, हालांकि पहले चैप्टर से रिलेटेड है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्रूव करिए, यानी डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ, कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम कूलाम्स के लॉ को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले मैं इस चित्र को हटा दूं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ये क्या काम करूँगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए हाँ, क्या था डिडक्शन था, क्या था डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, और ये हमको प्रूफ करना है। चलिए तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैंने गोला बना लिया कुछ इस तरीके का, गोला बना लिया। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 और यहां पर हमने मान लेते हैं एक, हम लिखेंगे फ्लस्क अक्रॉस फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P से, पॉइंट बिंदु P से गुजरने वाला फ्लस्क। ठीक है, तो वही होगा अपना d5 इक्वल्स टू में E इंटू में डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और d5 इक्वल्स टू में हम लिखेंगे इसको E इंटू में डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग यहाँ पर 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो d5 इक्वल्स टू में हो जाएगा E इंटू में डी ए। ये सब पहले ही कर चुके हैं हम, टोटल निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा E इंटू में डी ए, यानी 5 बराबर में E इंटू डी ए के कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यार इतना ताम झाम नहीं करते हैं क्योंकि फिर तो वही गॉस लॉ प्रूफ हो जाएगा, फायदा क्या इससे। हम लिखेंगे हम इस जगह पर लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखते हैं फ्लस्क अक्रॉस द सरफेस, अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, ये पूरा सरफेस जो हमने लिया है स्पेरिकल सरफेस है, ये कैसा सरफेस है स्पेरिकल। अब जो हमने ये सरफेस लिया है उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा 5 इक्वल्स टू में कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस की थ्योरम, या फिर मैं लिख सकता हूँ बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q है वो कौन सा वाला Q होगा, क्योंकि Q1 से निकलने वाला, क्योंकि Q1 ही तो सेंटर पर है, क्योंकि अंदर जो होगा उसी से फ्लक्स निकलेगा, तो ये हो जाएगा Q1। ठीक है, अब चूंकि 5 बराबर क्या होता है, क्योंकि वी नो दैट
फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए कॉस थीटा। डायरेक्ट हम ये ले लेते हैं, डी ए नहीं लेते हैं, ठीक है, फिर उसका अपन कोई प्रूफ में आ जाएगा। तो फाई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, Q1 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमको क्या चाहिए था, केवल एफ चाहिए, तो इस ई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ई को हटाना होगा, और ए से मतलब नहीं है, ए को हटाना होगा। तो हम इन दोनों वैल्यूज को जब हम हटाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम ई को हटाएं, हट जाए यार। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। अब एफ अपॉन जो क्यू है, जो एफ अपॉन जो क्यू है, इसको हम कौन सा वाला क्यू मान लेते हैं, इसको हम कौन सा मान, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से, ठीक है, तो Q2 हो जाएगा, ठीक है, E अपॉन Q2 इंटू में A बराबर में Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह पर हम पुट कर सकते हैं क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसका है, पूरे सर्कल का, एरिया किसका है, पूरे सर्कल का। तो Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q2 का मल्टीप्लाई और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ चला जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा Q1 Q2 ऊपर की तरफ हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q1 Q2 नीचे में आर स्क्वायर। ये हो गया अपना, ये क्या हो जाएगा अपना कूलम्ब्स लॉ, इसी को हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, कूलम्ब्स के नियम का निगमन, ठीक है। कूलम्ब के नियम की उत्पत्ति किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। यही होता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे कूलम्ब्स के फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन, किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना होता है। देन नेक्स्ट इज दैट गॉस के नियम के अनुप्रयोग अनंत लंबाई की सीधी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गॉस के नियम में क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण, यानी एक हमारे पास लॉन्ग वायर है कुछ इस तरीके से, ये वायर है हमारे पास, तो इसके अराउंड, जैसे मान लीजिए ये वायर है, तो इसके अराउंड हमको बताना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अराउंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है। चलिए तो मैं इसकी डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 1 ऐसे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 1 में सबसे पहले आता है चित्र अपना, चित्र को देख लूँ अगर मेरे पास उपस्थित है तो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक वायर है, कुछ इस तरीके से ये वायर है। अब इसमें क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्या है पूरा पॉजिटिव 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 है ये, ठीक है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो कितनी है वो h है, h है या l मान लीजिए, कुछ भी l मान लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया यानी कि बेलनाकार जो सरफेस बनाया इसकी लंबाई l है। रेडियस किसकी मान लेते हैं, इसकी r है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो हमें क्या इसकी वजह से चारों तरफ एक हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया, यानी कि एक बेलनाकार सरफेस बनाया हुआ है, और हमें निकालना है इसकी जगह पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कहाँ निकाल सकते हैं, एक तो पॉइंट इसको मान लीजिए P1 और एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए P2, ठीक है, एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट P2। अब इस जगह पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इधर होगा ऐसे, और डी ए वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर। अब हमारा इस जगह पर क्या होगा, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी यहीं बाहर की तरफ ही होगा, लेकिन डी ए वेक्टर इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस सब कुछ इस तरीके से है। तो क्षेत्रफल तो इस तरीके से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा और क्षेत्रफल ये होगा, तो 90 डिग्री का एंगल, यानी ऊपर वाले में बनेगा 90 डिग्री का एंगल, नीचे वाले में बनेगा 0 डिग्री का एंगल। बस काम खत्म। करोगे क्या, फ्रॉम पॉइंट पी फ्लस्क अक्रॉस फ्रॉम पॉइंट पी कितना मान लेते हैं, d∅1, कितना मान लेते हैं d∅1 यानी बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स कितना मान लेते हैं, d∅1 इक्वल्स टू में E इंटू में dA cos थीटा, ठीक है। आप थीटा बराबर क्या लगोगे आप लोग, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री वाला ही केस है। d∅1 बराबर में E इंटू में dA cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, d∅1 बराबर में E dA का मान कितना होगा, यही छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स अक्रॉस P1 हो गया, फ्लक्स अगेन फ्लक्स अक्रॉस द पॉइंट P2, यानी P2 से निकलने वाला फ्लक्स, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा P2 है उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, बिंदु P2 से
गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। ये हो जाएगा डी फाई टू मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा ए इंटू में डी ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी ली हमने 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डी फाई टू ए इंटू में डी ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0 डिग्री, 0। तो डी फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी ऊपर के वाले हिस्से पर 0 है और साइड वाले हिस्से पर कुछ ना कुछ है। मैं लिखूंगा देन टोटल फ्लक्स, देन टोटल फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू में डी फाई वन प्लस के डी फाई टू, तो डी फाई इक्वल्स टू में हो जाएगा ई इंटू में डी ए, और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर में ई इंटू में डी ए। अब अगर इसका पूरा टोटल निकालना चाहेंगे तो डी को यहाँ से हटाएंगे तो फाई आएगा इधर, और इसकी तरफ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि जब डी को हटाते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन को कन्वर्ट करेंगे डी में। फाई इज इक्वल्स टू में ई इंटू में डी ए। अब डी ए क्या है, इसका पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। डी ए क्या होगा यहाँ पर 2 पाई आर एच, एच की जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं देखो जरा एल, तो हम यहाँ लिखेंगे एल, फाई बराबर में ए 2 पाई आर एल। अब ई तो चाहिए हमको, तो फाई को हटाओ यहाँ से, तो फाई क्या हमारी कॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ये सब कुछ कहाँ जाएगा नीचे की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से लिख जाएगा ई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में एल, इस तरीके से लिख जाएगा। अब आप चाहो तो देखो इसको ना क्यू अपॉन एल को, क्यू अपॉन एल को, क्यू अपॉन एल क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लैम्डा बराबर में क्यू अपॉन एल, यानी रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेखीय आवेश वितरण। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एल की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में आर। ये हो गया अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में आता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्या है, ये वाला है। चलिए अगली वाली हमारी डेरिवेशन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। अब किसके कारण है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट कुछ इस तरीके से, इनफाइनाइटली प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसमें भी हमें कैसे करोगे इसको, बहुत पहली सिंपल है, इसको यहीं पर करके देखो, जगह हो तो आ जाए तो आराम से। देखो 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ये सीट है इनफाइनाइटली चार्ज है, समतल आवेश से सीट है, अंतरिस्तारी की समतल आवेश से अचालक चादर है, अचालक है पूरी तरीके से, इसमें जो आवेश है बहुत अच्छी तरीके से इसमें रखा हुआ है, वो प्लस का चार्ज है। अब इसके कारण जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे इस तरीके से है, जैसे मैं कहूँ ये पेज है मेरे पास, ये इस तरीके से पेज है और इस पर चार्ज पूरा किस तरीके से रखा हुआ है, तो अब मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो एक बार तो यहाँ निकाल सकते हैं, एक बार यहाँ निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस का जो है एज्यूम कर लिया, इसके आर पार जाता हुआ इस तरीके से कि गॉसियन सरफेस बन रहा है इसके आर पार। अब मुझे बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं दोनों पर ई और ई है, दोनों की कोई अलग नहीं है। तो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P1, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P1 और यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P2। इसका DA वेक्टर और इसका भी DA वेक्टर दोनों का लगभग बराबर ही होगा, क्योंकि EDA और EDA, E इंटू डी इंटू DA दोनों है। थीटा दोनों में कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा कितना है 0 डिग्री। तो मैं डायरेक्टली कहूँगा कि बिंदु P1 और P2 से कुल नेट फ्लक्स का डायरेक्टली कहूँ मैं, देन पॉइंट कुल नेट फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P1 एंड P2, नेट फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P1 एंड P2, यानी बिंदु P1 और P2 से, बिंदु P1 और P2 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, मैं इसको मान लेता हूँ कितना डी फाई कितना होगा, मान लीजिए इसके कारण और इसके कारण दोनों के कारण है, तो डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 दोनों का मैं लिख लिया। इसका मान लेते हैं डी फाई 2 है, इसका मान लेते हैं डी फाई 1 है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू में डी फाई 1 मतलब है ई इंटू में डी ए कॉस थीटा, और इसका भी ई इंटू में डी ए कॉस थीटा, दोनों का एक जैसा ही है, क्योंकि थीटा इसमें भी 0 है, थीटा इसमें भी 0 है, दोनों का एक जैसा ही है। दोनों जोड़ देंगे तो डी फाई बराबर में 2E डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग 0 डिग्री रखोगे। तो डी फाई 2E डी ए कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ,
तो इस डी को हटाएंगे तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा इधर, तो 5 बराबर में 2e इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए क्या है इस जगह पर, इस टोटल का पूरा का एरिया है, जिसका पूरा एरिया हम मान लेते हैं कितना है, ए है। इस पूरे सरफेस का एरिया कितना मान लेते हैं, ए मान लिया हमने, कितना मान लिया है, ए मान लिया। तो ये हो जाएगा 5 बराबर में 2e इंटू में ए, ई निकालनी है हमको। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी 2e ए और 2 नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्यू अपॉन ए क्या होता है, क्यू अपॉन ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें इस जगह पर, तो ये हो जाएगा ई बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत आसान सी है, ज़्यादा टफ है ही नहीं ये, एक जैसे कंटेंट पे काम करना होता है इसमें। ठीक है, तो ये है आपकी चैप्टर नंबर 1 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। अगले चैप्टर नंबर, पहले मुझे कमेंट करके बताना कि भैया मेरे यहाँ तक की चीज़ें सभी क्लियर हो गई हैं और आनंद आ रहा है पढ़ने में। अगले चैप्टर पर भी बनाइए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर। सभी लोग इसको देखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करके बताना, तो अगले चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को मैं अपने अगली क्लास में लेकर के आऊँगा। और इसके फिर न्यूमेरिकल भी करवाने हैं, यानी डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की क्लास, फिर अगले चैप्टर की डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल की क्लास। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि पूरी चैप्टर 1 का पूरा एकदम थ्योरी वाइज अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट करके बताना भैया चैप्टर 1 थ्योरी एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसको चैप्टर 1 के लिए थ्योरी एक्सप्लेनेशन लेकर के जरूर आऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। अपना ओपिनियन जरूर देना कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को।